निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यानी कि आलोचक को आप जितने अपने पास रखेंगे, अपना स्वभाव को और बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन वो आपकी आलोचना करेगा, आपको आगे बढ़ने में मदद कहीं ना कहीं हो सकेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जीना इसी का नाम है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आज का हमारा विषय है आलोचना जीवन में कितनी जरूरी और कहां जरूरी। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोटिवेटेड डॉक्टर राजेश शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संचिता जी, नमस्कार मेरे आईएनडी के प्यारे दोस्तों को। कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, तो आज हम आलोचना के संबंध में बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप भी उस चीज़ से जूझते होंगे, मैं भी कहीं ना कहीं उस चीज़ से जूझती हूँ, हमारे दर्शक भी जूझ रहे हैं। लेकिन मैं आपकी नज़रिए में आलोचना की परिभाषा जानना चाहूँगी। आपकी नज़रिए में आलोचना क्या है? इसमें आलोचना शब्द के पहले अगर हम इसको इस तरह से हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति मेरी प्रशंसा करता है तो मुझे कैसा महसूस होता है, और अगर कोई आदमी मेरी बुराई करता है तो मुझे कैसा महसूस होता है। और मुझे महसूस होता मतलब मेरे मस्तिष्क के, मेरे शरीर के किस हिस्से में ये संदेश जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली है कि जब भी हम कुछ चीज़ को सुनते हैं तो हमारी फैकल्टी है, हमारी जो ब्रेन फैकल्टी है, वो एनालिसिस करती है हर चीज़ का, बाह्य जगत से मिलने वाले हर संदेशे का, हर इन्फॉर्मेशन का जो ज़रिया है वो तो हमारी इंद्रियां होती हैं। कानों से सुना हमने, आँखों से देखा हमने, और उसके बाद जो है ये जितने भी बाहर के जितने भी इन्फॉर्मेशन है, ये सारे के सारे जो है ब्रेन के किसी हिस्से में जाते हैं और वहाँ बैठ के जो है फिर उसका एनालिसिस होता है। और एनालिसिस होने के बाद में दूसरा हिस्सा जो है वो ये देखता है कि ये चीज़ में इसमें मेरे लिए क्या है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए बुरा है। समय के साथ साथ में जैसे जैसे हम जो है बचपन से शिशु से बचपना आता है, बचपने से युवा आता है, युवा से फिर हम जो है एक प्रौढ़ अवस्था में चले जाते हैं संचिता जी। वैसे वैसे सारे के सारे लोग जो है अपने बारे में एक धारणा बना लेते हैं, अपने बारे में धारणा बनाते हैं। अपने बारे में जो धारणा बनती है वो बनाता है बाह्य समाज। मैं कैसा हूँ ये मैं डिसाइड नहीं करता, मैं कैसा हूँ ये मेरा परिवार, मेरा समाज ये डिसाइड करता है, ये इवैल्यूएट करता है, मूल्यांकन करता है। और वो मूल्यांकन से मुझे पता चलता है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। सेम जैसे एक छात्र है, वो कैसा छात्र है छात्र डिसाइड नहीं करता, वो छात्र को जो प्रश्न पत्र आता है इम्तिहान में, वो इम्तिहान डिसाइड करता है, वो प्रश्न पत्र डिसाइड करता है, क्योंकि वो प्रश्न किसी और ने लिखे हैं उसके लिए। ऐसे ही कोई व्यक्ति जीवन में कैसा है ये वो व्यक्ति डिसाइड नहीं करता, ये अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सामने वाला व्यक्ति डिसाइड करता है, समाज डिसाइड करता है। और हम कैसे हैं इसकी धारणा जो हम बना के रख लेते हैं, और हमारे बारे में जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम उन चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं। आपने 10 चीज़ें बोली, 10 में से 8 मेरे लिए प्रशंसा की, 2 आपने ख़राब चीज़ें बोली। वो चूँकि ख़राब है उससे मुझे सुख नहीं मिला, मुझे वो प्लेजर नहीं मिला, तो मैं उसको रखूँगा नहीं, मैं वही संभाल के रखूँगा जिसमें कि मुझे खुशी मिली। बचपन से लेकर आज तक जो है माँ एक बच्चे को जो है दुलार करती है, राजा बेटा बोलती है, उसका परिवार उसको जो है बच्चे को जो है वो अपने सराखों पे बिठा के रखता है। धीरे धीरे दोस्त, यार, समाज, साथी, संगी, कर्मचारी, सहकर्मी, ऐसे करते करते हम एक अपने प्रति धारणा बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अहंकार। अहंकार का मतलब बुरा नहीं होता, अहम आकार, मेरा एग्जिस्टेंस कैसा है, मैं कौन हूँ, मेरा आकार कैसा है, इसको बोला जाता है ईगो। ईगो एक ऐसा प्रतिबिंब है जो आप अपने बारे में जानते हैं लेकिन उसको बताता सामने वाला है। अब जब आप जो है अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जीवन में आप जब जो है आप अपने किरदार निभाते हो, आप अलग अलग किरदार निभाते हैं। आप जो है कहीं बेटे हैं तो कहीं भाई हैं तो कहीं पति हैं, कहीं
कहीं आप पत्नी हैं, तो कहीं आप ऑफिस में काम करते हैं, कहीं व्यापारी हैं, कहीं पार्टनर हैं। ये सारे के सारे जो किरदार निभाते हैं, उस किरदार निभाने में अगर कहीं आप सामने वाले की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरते, या जो जिम्मेदारी आपको दी है आप उसको नहीं निभा पाते, तो सामने वाला जो है आप पे वो आरोप लगाता है। उसे हमें आरोप नहीं कहना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप जिसको ब्लेम करना बोलते हैं। चूंकि आपके मनमाफिक वो शब्द नहीं यूज़ किए जा रहे, इसलिए हमें ख़राब लगता है। आपके एनालिसिस को, आपके मूल्यांकन को करके आपको जो बताया जाता है वो एक प्रकार की एक मूल्यांकन है। वो अगर वो नेगेटिव है तो उसलिए उसको आलोचना कही जाती है, निंदा नहीं है ये। निंदा करना तो ये हो गया कि किसी की मतलब दो लोग जो है बैठ के बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए, और उसके व्यक्तित्व को लेके बात आती है। आलोचना का मतलब केवल ये होता है कि भाई आपका परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, और उसको स्पष्ट शब्दों में कहना जो है ये एक आलोचना है। चूँकि वो आप सामने वाले की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे, उसने आपको एक आईना दिखा दिया, इसलिए आपको बुरा लगता है। इसलिए सामान्यतः जो है एक व्यक्ति को वो कोई भी चीज़ जिसे बुरी लगती है उससे दूर भागता है। तो ये एक प्रकार से एक व्यक्तित्व का एक वो वाला भाग है जैसे मुझे लगता है कि हमें इस पे वर्क करना चाहिए, हमें इस पे काम करना चाहिए। संचिता जी, आलोचना बुरी ज़रूर होती है, लेकिन आलोचना ही असली दर्पण है। आप 100 में 100 नंबर नहीं लेके आए, 100 में आप 80 नंबर लेके आए, 20 नंबर नहीं लेके आए, अगर कोई आदमी बताता है कि आपके 20 नंबर नहीं आए, तो ये आलोचना नहीं है, ये आपका वास्तविक मूल्यांकन है। आपको 80 नंबर आ गए, शाबाशी दे दी आपको, लेकिन जो असली जो आपका जो वेलविशर है वो होगा जो ये बताएगा आपको भैया 20 नंबर लेके आना है। तो मुझे लगता है कि आपने जो शुरुआत में बात की कि निंदक नियरे राखिए, तो अगर हम इस बात करते हैं कि जो आपके दूसरे पक्ष को, जो उजला पक्ष नहीं है, उस पक्ष को अगर आपके सामने रखता है तो वही आपका असली दोस्त है। इसलिए मुझे लगता है कि आलोचकों को जो है हमें पास सहेज कर रखना चाहिए और एक खुला डिस्कशन उनके साथ होना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। सर, जैसे कि अभी आपने समझाया यहाँ पर कि आलोचना दर्पण का काम करती है और कई जगहों पर काम आती है। ऐसे में अगर हम बात करें सर जगहों की, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ आलोचना हमारे जीवन में काम आ सकती है? आलोचना देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहले तो जो है, जैसे बच्चा जो बड़ा होता है जी, उसके बाद जो है उसका छोटा भाई या उसका बड़ा भाई जो है वो जाके शिकायत करता है कि मम्मी ये जो है ये मेरे को खेलने नहीं दे रहा अपने खिलौने से। वहीं से कहानी शुरू हो जाती है, शिकायत करता है उसकी। उसके बाद जो है जब स्कूल जाते हो तो टीचर जो है आपकी रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड में लिख के देते हैं कि बच्चा जो है ज़्यादा शैतान है, होमवर्क नहीं करता। पेरेंट टीचर मीटिंग में जो हम जब जाते हैं तो टीचर जो है वो शिकायत करते हैं कि आपका बच्चा जो है बहुत शैतानी करता है, बातचीत बहुत करता है, बहुत वोकल है, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, या उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है, घर से तो निकलता है स्कूल के लिए बट भाई साहब कहीं बीच में गायब हो जाते हैं। तो ये हर पहलू पे जो आपकी जिम्मेदारी है उसको नहीं निभाना, ये जब बताया जाता है आपको जो है, आप अच्छे पति या पत्नी साबित होते नहीं होते, अच्छे बेटे साबित होते हैं, अच्छे भाई साबित होते हैं। आप जहाँ पे जब जॉब करते हैं तो वहाँ पे आप एक अच्छे एक एम्प्लॉय के रूप में हैं या नहीं है, किसी भी फील्ड में। ये तो हर फील्ड में जो है आपका मूल्यांकन होता है, हर फील्ड में मूल्यांकन होता है। आप कहीं भी ले ले, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों उनका मूल्यांकन होता है, देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका मूल्यांकन होता है, कोई विधायक है, कोई पार्षद है, कोई हर जगह पे, कोई दुकानदार है, किसी का शोरूम है, हर जगह पे मूल्यांकन होता है। और अक्सर मूल्यांकन सामने वाला करता है जब अपनी रिपोर्ट कार्ड में अगर वो सामने वाले के प्रति सेटिस्फेक्शन नहीं देता। हॉस्पिटल में हम देखते हैं, हॉस्पिटल में आए दिन जो है हम जो है पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट से जब एक सेटिस्फैक्ट्री जो एक रिपोर्ट भरवाते हैं, उसमें कई बार जो है आपके अस्पताल के प्रति जो है खिन्नता जो है हमको मिलती है। अस्पताल महंगा है, अस्पताल में साफ सफाई नहीं है, अस्पताल के कर्मचारी जो है वो ठीक से व्यवहार नहीं करते, ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये आलोचना ज़रूर है, लेकिन इस पे अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो अल्टीमेटली आपका ही भला होता है। सर, एक वक्त ऐसा भी आता है जब आलोचनाएं परेशान भी करने लगती हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति आलोचना ही सुनता है। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? इसे नेगेटिव ना लेकर पॉजिटिव किस प्रकार से लेना चाहिए? मुझे तो लगता है कि आलोचना को कभी नेगेटिव लेना ही नहीं चाहिए। ये आपको आपकी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। मैंने जैसे कहा कि
स्तुति सबको पसंद है, भगवान को भी अपनी स्तुति पसंद है। जी। प्रशंसा किसी भी करो तो प्रशंसा में तो आदमी को यूफोरिया होता है, लेकिन जब आपके बारे में आप मिरर क्यों देखते हो? आप घर से बाहर जाने से पहले अनिवार्य रूप से मिरर क्यों देखते हैं? मिरर केवल इसलिए देखते हैं कि आप जब कहीं बाहर जाते हो तो आप प्रेजेंटेबल हो क्या, आपकी स्वीकार्यता जो है वहाँ जाके होगी कि नहीं होगी, आपका जो एक्सटर्नल फेस है कहीं कोई ज़्यादा मेकअप तो नहीं हो गई, बाल यहाँ तो नहीं है, जो काजल बिंदी या कुछ भी लगाया है, या आपने जो भी कॉलर पहना है, जो भी चीज़ें हैं आपको, आप क्यों देखते हो? आप तो एक प्रकार से आपका जो मिरर है वो आपके लिए एक ऐसा एक रिवर्सल मैकेनिज्म है। अगर आप जैसे दिखते हो मिरर वैसा वैसा बताता है। तो चूंकि यहाँ पे आपने मिरर देखा और आप खुद देख पा रहे हो तो आप फट से जो है अपने चीज़ों को साफ कर लेते हो। आप यही चीज़ सीखनी चाहिए कि बाहर अगर जब भी कोई चीज़ आपके प्रति आती है तो उसे आप दिल पे लें, उसे आप दिल पे लें, उसे आप जो है पूर्ण रूप से 100% जो है उसे स्वीकार करें, स्वीकार करना चाहिए। अगर जो है मैंने चोरी नहीं करी, अगर मैंने चोरी नहीं करी, ये मैं जानता हूँ मैंने चोरी नहीं करी, और संचिता आप मुझे आरोप लगाते हो कि आप चोर हो, तो क्या मुझे बुरा मानना चाहिए? अगर मैंने चोरी नहीं करी है तो मैं आपके बोलने से चोर नहीं हो जाऊंगा। और अगर मैंने चोरी करी है और आप बोलते हो कि आपने चोरी करी है, तब भी मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैं बुरा मानूं क्यों? जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को क्यों नहीं आत्मसात करने की हिम्मत मुझ में? ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो आलोचना जो है ये आपके कमियों को पूरा करती है, आपकी कमियों को आपके सामने स्पष्ट रूप से बताती है। इसलिए बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति होते हैं, कई दोस्त ऐसे होते हैं आपके, कई मित्र, कई साथी ऐसे होते हैं जो बड़ा स्पष्ट रूप से आपको बता देते हैं, भाई ये चीज़ आपके अंदर ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को जो है आपको सहेज के रखना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको बता देते हैं, बाकी कोई है वो बताएगा नहीं, वो आपको नहीं बताएगा और आपकी कमज़ोरी को कमज़ोरी बना रहने देगा, जो हो सकता है कि कहीं बाहर जाके आपके लिए एक बड़ा नुकसान पैदा करे। तो मुझे तो लगता है कि जो आलोचक होते हैं वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं। सर, अभी आपने जैसा कि कहा कि वास्तविकता को अपनाकर चलना चाहिए, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि हम हर वर्ग के लोगों से हर दिन मुलाकात करते हैं जो वास्तविकता से कई बार दूर भी रहते हैं। तो ऐसे में उनको क्या समझाइश देना चाहेंगे सर आप? क्योंकि आलोचना ज़रूरी है, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं, और हमारे दर्शकों को आप लगातार प्रयास कर रहे हैं समझाने का। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जब इस चीज़ से उकता जाएं तो उससे कैसे फिर दूरी बनाएं? एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये मैं अभी इस पे मैं काम भी कर रहा हूँ मैं जी। मानव मस्तिष्क पे मैं दर्शकों को भी यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एक बार जो है मानव मस्तिष्क की क्षमताओं पे कभी सोच के देखिएगा, कोई किताब पढ़िए। बहुत से ऐसे साहित्य हैं जो हमारी जो असीमित क्षमताएं हैं हमारी, उन पे लिखी हुई हैं, हमारी बुक्स लिखी हुई हैं, कुछ वेस्टर्न ऑथर्स ने लिखी हैं, कुछ हमारे इंडियन राइटर्स ने लिखी हुई हैं चीज़ें। कि एक बात यहाँ बताना चाहूँगा आपको, मैंने कहीं पढ़ा भी था ये बात कि अगर मानव मस्तिष्क की कैपेसिटी जितना अगर हम अपना कंप्यूटर बनाते हैं, उसका साइज़ कितना होगा? उसका साइज़ होगा इस पृथ्वी से 7 गुना बड़ा। संचित, पृथ्वी से 7 गुना बड़ा कोई कंप्यूटर बने तो उसकी क्षमता सोच सकते हो आप। ये बात मैं जब सुनता था, मैंने ये पढ़ी थी बात, तो इतना आश्चर्य है मुझे कि हर चीज़ जो है कंप्यूटर फटाफट सॉल्व कर देता है। सुपर कंप्यूटर्स बन गए हैं जो कितने बड़े से बड़े सिस्टम का, किसी बड़े से बड़ी फैक्ट्री का जो है पूरा हिसाब किताब रखते हैं। कंप्यूटर को बनाया अल्टीमेटली किसी न किसी इंसान की दिमाग की उपज है। लेकिन अगर हम आइंस्टीन की बात करते हैं, विवेकानंद जी की बात करते हैं, ऐसे महापुरुषों की बात करते हैं जिन्होंने जो है मतलब जिनकी फोटोजेनिक मेमोरी है, मतलब किताब के पन्ने ऐसे पढ़े तो ये बता देते हैं कि किस पेज पे किस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। इतनी ज़बरदस्त हमारी कैपेसिटी है, क्या हम नहीं जानते कि हम उस कैपेसिटी का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करते? एक 5 से 7% हम लोग अपना एक सिंपल ह्यूमन ब्रेन इस्तेमाल करते हैं और हम अपने आप को सीमित कर लेते हैं अपने नाम के साथ। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, आप संचिता शुक्ला,
आप IND24 में हैं, मैं नर्मदा चलाता हूँ। मैं एक एक क्षण के लिए अपनी उस अपार क्षमता का केवल उतना हिस्सा इस्तेमाल करता हूँ जहाँ पे मैं मेरे परिवार के प्रति जवाबदार हूँ, मैं मेरे हॉस्पिटल और पेशेंट्स के प्रति जवाबदार हूँ। लेकिन क्या मैं नहीं जानता कि ईश्वर जो है इस मनुष्य योनि में आके ही अवतार लेते हैं। ईश्वर को मनुष्य योनि में ही आना पड़ता है अवतार लेने के लिए। और आज अगर देखते हैं तो चाहे आप किसी भी बड़े व्यक्ति की बात करें, बिल गेट की बात कर लें, आप वॉरेन बफे की बात कर लें, आप जो है मार्क जुकरबर्ग की बात कर लें, हमारे अंबानी जी की बात कर लें, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी की बात कर लें, क्या अपार क्षमताएं हैं उनमें। पूरा देश चलाना, पूरा प्रदेश चलाना और इतने बड़े कोविड से देश को निकाल के लाना, वो भी एक मनुष्य है। तो ट्रेनिंग के साथ में, आप अभ्यास के साथ में हम अपनी क्षमताओं को असीमित और अनंत कर सकते हैं। और ये हमारे भारतीय सनातन धर्म में इसकी क्रियाएं लिखी भी हुई हैं हमारी। लेकिन हम जो है चूंकि केवल और केवल अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम वही ले दे के जो है अपने नाम को पकड़ के खड़े रहते हैं, इसलिए हम कभी एक्सरसाइज ही नहीं करते कि हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हम देखें तो सही हम कौन हैं। उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कि अपने आप को भूल के देखें। आप जब भी आप योग साधना में जो अष्टांग योग है, मैं बार बार जो है मैं अपने भारतीय सनातन चिंतन पे आ जाता हूँ कि जो अष्टांग योग के जो पहले 4 हिस्से हैं वो बाह्यरंग योग है, फिर अतिरंग जो योग है, जो अंदर का हिस्सा है, जो जिसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है, जो अल्टीमेटली आपके माइंड डेवलपमेंट के लिए है, आपके माइंड डेवलपमेंट के लिए है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 4 चीज़ें, इसमें अगर हम काम करते हैं तो आप वाकई में अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हैं। और क्षमताओं का विस्तार करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी पॉजिटिविटी आपके साथ में है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में आपकी जो है वो उत्थान होने लगता है, आपका उत्कृष्ट जीवन जीने लगते हैं आप। तो ये जो बात है कि तब आलोचना का सवाल ही नहीं रहेगा। भाई जब आप में 100 नंबर मिल गए तो फिर आप में कोई कमी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है, जापान में, जापानीज में एक वर्ड है जिसको काइजन कहते हैं। काइजन का मतलब होता है कि हर पल प्रोग्रेस करना। आपका एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी एक आदत हो जाए, आपकी साइकी बन जाए कि मैं हर चीज़ को, भले मैं रोज़ वो कर्म करता हूँ मैं, लेकिन क्या मैं कल से आज बेहतर कर सकता हूँ, मैं आने वाला कल जो है आज से बेहतर कैसे बनाऊँ, ये एटीट्यूड अपनाना चाहिए। हम नॉर्मली है चलता है यार, चलता है, टेकन फॉर ग्रांटेड, चलता है करके ले लेते हैं, लेकिन ये गलत है। और युवाओं के लिए खास करके अगर आप जो है सफलता के शिखर पे पहुंचना चाहते हैं तो ये आदत डालिए कि मेरा जो है आने वाला कल आज से कैसे बेहतर हो, क्योंकि आज अगर मैं बेहतर करूंगा तभी मेरा आने वाला कल, बीता हुआ कल आज अच्छा होना चाहिए उससे। अगर मैंने बीते हुए कल में अच्छे कर्म किए हों तो मेरा आज बेहतर होगा, आज मैं और बेहतर परफॉर्म करूंगा तो मेरा कल। तो निरंतर ये विकास की जो एक श्रृंखला है, यात्रा है, इसमें अपने आप को आप डालो। और ये आसान नहीं होता, ये मुश्किल होता है, क्योंकि जो ऊंचा सफ़र होता है, ऊंचाई वाला सफ़र वही मुश्किल होता है। ढलान में तो आप लुढ़कते जाओगे, अल्टीमेटली नीचे की जाओगे। तो जीवन में जब भी पतन होगा बहुत आसानी से होगा, लेकिन जीवन में जब उत्थान होगा तो वो हमेशा उसमें पसीना बहता है, उसमें मेहनत लगती है, उसमें त्याग लगता है, उसमें अनुशासन लगता है। हाँ सर, कुछ हमारे जीवन में ऐसे लोग भी रहते हैं जो हमारी आलोचना कभी नहीं करेंगे। हम उन्हें साधारण शब्दों में कहें तो चने के झाड़ पर हमें ज़रूर चढ़ाएंगे, तो क्या उन्हें भी हम आलोचक की श्रेणी में लें? नहीं, वो तो आपके दुश्मन है। जो झूठी प्रशंसा करने वाला आलोचना थोड़ी है, वो तो आलोचक हुए नहीं, वो तो आपकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। आपकी जेब में 10 रुपये नहीं है और आपको बोल रहे हैं कि अच्छा तुम तो 100 रुपये के काबिल हो, और आपको किसी दुकान में भेज दें और आप जाके जो है जेब में 10 रुपये और आप 50 रुपये की खरीदारी करो, तो इंसल्ट किसकी हो रही है वहाँ पे? तो उनसे दूर रहना चाहिए। आलोचकों को हृदय से लगा के रखें, बट ऐसे जो लोग हैं जो आपकी भूरी प्रशंसा करते हैं, जो आप हो नहीं और आपको चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, जैसा संती जानी बोला, उनसे आप जो है दूर से नमस्कार करो। बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल दूर रखो। जो आपको खुश करते हैं वो खुश नहीं करते, वो आपकी जड़ें काट रहे हैं, वो आपकी जड़ों में दही डालने वाला काम कर रहे हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। सर, एक और आखिरी सवाल आपसे।
अभी आपने ये दोनों ही तरह की बातें को समझाई, यानी कि कुल मिलाकर हम दर्शकों को साधारण शब्दों में ये समझा सकते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, चाहे वो निंदा हो या फिर प्रशंसा। मुझे लगता है कि प्रशंसा तो होनी ही नहीं चाहिए जी। ठीक है। इस बात पे मेरे परिवार में भी थोड़ा बहुत कभी मनमुटाव हो जाता है कि बच्चे अगर जो है 100 में 80-85 नंबर 90 नंबर लेके आए तो हमारी मैडम बड़ी खुश होती थी, लेकिन मैं खुश नहीं होता। मैं बोलता है भाई 10 नंबर कहाँ गए। तो बच्चे बोलते थे मम्मी देखो जो है इतनी मेहनत के बाद में बाकी लोग तो उतना भी नहीं, मतलब मैं बाकी उन लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन मैं अगर खुश हो गया कि आपने 100 में 90 नंबर लेके आए तो आपका टारगेट जो है, आपकी जो बार है, जो जंप करने की बार तो मैंने 90 पे सेट कर दी ना। तो आप तो 100 में 100 के लिए प्रयास करो, आप 10 नंबर क्यों छोड़ रहे हो। आप अगली बार जो है मैं 90 नंबर के लिए सेट कर लिया तो आप 80 नंबर लेके आ जाओगे। तो ये जो कहानी है कि आप जो है जीवन में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीवन में शांति रहनी चाहिए लेकिन संतोष नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ अति महत्वाकांक्षी बनना चाहिए, ये हमेशा बोलता हूँ मैं। तो सर बहुत सुंदर बात आपने हमारे दर्शकों को बताई है यहाँ पर कि आलोचना क्या होती है, कितनी ज़रूरी होती है, ये इसका महत्व आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो आलोचना से आप लोग भी डरे नहीं, इसका सामना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आलोचना आपको एक शिखर तक पहुंचाएगी, आपको एक नई मंजिल तक पहुंचाएगी। और बहुत ज़रूरी होती है आलोचना, क्योंकि यही आलोचना आप में एक नया निखार लेकर आएगी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।